वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अब मुल्की हालात जूं के तूं चल रहे हैं। अब उस पर तो मुसलसल आपके साथ इन्हीं वीडियोस में मैं कई मरतबा आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ। आज बेसिकली मैं दो इशू पे आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ, वो सिंध में कच्चे के इलाकों में जो फॉरेस्ट की सिंध गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं उस पर किस तरह लोगों ने कब्ज़ा किया। 62 लोगों के जो सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी चला है, वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी जारी किया था, उसको कितना अरसा हुआ है उस पर भी एक बात करनी है। दूसरा, सिंध में डाकू के ख़िलाफ़, वो भी कच्चे के एरियाज़ में जो रहते हैं, वो ख़ास तौर पे ये जो अपर सिंध आप ये कह सकते हैं कि जैसे घोटकी सखर का एरियाज, पनवाकल, इस तरह के जकमबाद के एरिया जो हैं, वहाँ पे डिकायत या जो लोगों के अगवा के वारदातें होती हैं, क्या होता है तो उस पर तो नाजरीन, पहली तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जब चीफ जस्टिस गुलजार थे तो उस वक्त एक लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है वो जमा कराई थी, जिसमें 62 लोगों के मुबैना तौर पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुबैना तौर पे, उसमें लिस्ट में बड़े के बड़े लोगों के जो सिटिंग गवर्नमेंट है, चाहे वफाक में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, बाकी हैं, सिंध गवर्नमेंट के में भी हैं, और मुख्तलिफ और जमातों के लोगों को जो वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन लोगों ने ये जो कच्चे की ज़मीन है बेसिकली वो सरकार की होती है, सिंध गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, लेकिन वो कब्ज़े किए हुए हैं और फिर वो कब्ज़े कई सालों से बल्कि वो चले आ रहे हैं, जिनकी न कोई उनसे छुड़वा सकता है। अब उसमें भी कई रीज़न है जो पेश किए जाते हैं। मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में आप लोगों से बात करूं कि एक ज़माना जब डिक्टेटर ज़िया-उल-हक का दौर था, तो या उससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, उसके बाद सिंध की जो कच्चे की जो एरियाज़ होती है, ज़मीनें होती हैं, उसमें उस वक्त तो ये कहा जाता था कि ये केटी जतोई, मतलब एक तकसीम किया हुआ था एरियाज़ को, कच्चे के एरियाज़ को, इलाकों को, जो दरिया के दोनों तरफ से होते हैं। ये मैं आपसे वजाहत करूं कि ये दोनों दरिया के इस तरफ भी होते हैं, दरिया के इस तरफ भी होते हैं। तो वो कच्चे के एरियाज़ मसलन ये केटी जतो, ये केटी मुमताज़ भुट्टो है, केटी खरल है, केटी महर है, मैं इस तरह मुख्तलिफ लोगों के नामों के साथ वो एक जो है ना एरियाज़ को तकसीम किया। और ये बड़े 62 लोग हैं। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई का नाम लिया जाता था, मुमताज़ भुट्टो मरहूम का लिया जाता था, खरल फैमिली है खैरपुर की, घोटकी के महर्ज हैं, दूसरे तीसरे लुंड हैं, शाह सैयद हैं, अब मैं यहाँ पे क्या जकमबाद के सुमरो हैं, बहुत से। अब ये एक लिस्ट आपके सामने, मैं अब नाम तो नहीं ले रहा हूँ, ये लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है वो आप देखें पहले। तो नाज़रीन, अभी आपने ये लिस्ट भी देखी है कि काफ़ी 43 44 के से भी ज़्यादा, इतने तकरीबन उन लोगों के नाम से दिए हुए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों से ये जो सरकारी एराजी, सरकारी ज़मीन है वो वापस ली जाए, लेकिन अभी तक उस पर अमल, इसलिए 1 साल तो तकरीबन इससे भी ज़्यादा हो गया है, इसको अमल दरामद नहीं हुआ। अभी उसमें सिंध गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अमलदार हैं, जो अफसरान हैं, वो कहते हैं कि अगर हम जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करें, उसमें ये जिक्र है कि वहाँ पे फिर इन लोगों के 62 लोगों के जो है वो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, असले के साथ होते हैं। अब वो फायरिंग करते हैं, तो क्योंकि ये अफसरान तो ज़ाहिर है हाथ खाली होंगे ना, इनके पास तो कोई असला नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 पुलिस वाले होंगे। अब पुलिस वाले भी क्या कर सकते हैं, अगर 10-12 लोग 15 लोग असले से खड़े हों तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते हैं। और वैसे भी पुलिस वाले, आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना किसी वडेरे के, जागीरदार, सरमाएदार के ऊपर तो हाथ तो डाल नहीं सकते हैं, ये तो गरीबों पे वैसे चढ़ाइयाँ होती रहती हैं। तो खैर वो जो है ना,
और उनके कब्ज़े में अभी तक ये चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कच्चे के एरियाज़ में एक दफ़ा एक ज़माना था 90s वाला, 1990 वाला। उसके बाद फिर 1997 में मोहतरम ये नवाज शरीफ ने 2 मरतबा जब उस वक्त वज़ीर आज़म बने थे, तो उसको भी ज़्यादा शौक़ होता था कि सिंध की कच्चे की एरियाज़ जो है ना गरीब हारियों में 2.5 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ इस तरह के जो है ना वो तकसीम करता था। बड़ी तकरीब भी होती थी, लोगों को बुला के, और गरीब हारियों का एक नाम दिया जाता था। लेकिन बात ये होती थी कि वही हारी जो है ना बेचारे वो उन्हीं सरमाएदार, ज़मींदार, जागीरदारों के पास ही उनके होते थे, वही नाम देते थे, उनके नाम पे ज़मीन आती थी, फिर कब्ज़ा फिर इनका 72 लोगों का होता था। तो वह कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी एक स्कीम में शुरू हुई और उस वक्त बड़ा नवाज शरीफ ने नाम कमाया। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक आधा जो है ना ठट्टा के करीब इधर सिंधु दरिया पे कच्चे में भी जो है ना ज़मीनें कुछ तकसीम की थी गरीब हारियों में, लेकिन उस पर मल तो नाज़रीन कहने का मकसद है कि एक तरफ ये है कि अभी तक कच्चे के एरियाज जो है ना उन्हीं लोगों के 72 लोगों के पास कब्ज़ों में है। उनका न कोई सिंध हुकूमत ने कभी इसके लिए संजीदगी से, मतलब जो भी सिंध हुकूमत में जो भी रहे हों आज तक, न संजीदगी से न गौर किया है, न कोई इक़दाम उठाए हैं कि इनसे छुड़ाया जाए। अब दूसरी बात आजकल बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मीडिया में भी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि सिंध में ख़ास तौर पे ये जो जकमबाद, शिकारपुर, घोटकी, पन्नो हकल, ये पूरा एरियाज जो है, और ख़ास तौर पे कच्चे के एरियाज़ में डाकू का बहुत बड़ा एक राज है। डाकू जो है कई पिछले कुछ माह पहले आपको पता है कि कुछ पुलिस एहलकार जिसमें पुलिस अफसरान भी शामिल थे, डीएसपी भी था, एसएचओज भी थे, बाकी तो उनको जो है शहीद किया गया था। बल्कि पुलिस का असला भी पुलिस से छीना गया था, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को आग लगाई गई थी। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये इन डाकू के पास से इतना बड़ा असला कहाँ से। अब ये कि एक वीडियो मुझे मिली है बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये डाकू के पास आप असला देखें, तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। नाज़रीन अभी आपने ये देखा कि इन डाकू के पास सरेआम, अब ज़ाहिर एक जंगल में जो लोग रहने वाले हों उनके पास आज के इस जदीद दौर में कहाँ से असला आता है इतना बड़े पैमाने पे, और इतना महंगा। एक तो महंगा तरीन असला भी है, दूसरा इस तरह इनके तक ये असला पहुँचना, फिर ये किस तरह उन इस असले को यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें भी कुछ ऐसे अनासर जहाँ इतने कोई बड़े जो है ना, जो ताकतवर लोग कहते हैं ना, जो ताकत जिनके पास सारे पावर भी हो सकता है, ताकत भी हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे तो एक सिस्टम तो है ना, सरदारी निज़ाम है, वडेरा शाही है, जागीरदार हैं, तो फिर वो ज़ाहिर किसी न किसी का असर चलता होगा, किसी न किसी डाकू को जो है ना। अब अगर किसी का असर रसूख न हो तो इतने डाकू वो जो है ना मजबूत हो के उन एरियाज़ में नहीं रह सकते हैं। यहाँ पुलिस भी कुछ नहीं करती है। पुलिस भी कोई उनके साथ अगर मुकाबले में जाती है तो अक्सर ये वाक़यात सुनाया जाता है कि जी पुलिस वाले शहीद हो गए। अभी इन्हीं डाकूज़ को ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन के लिए मंजूरी दी है और पुलिस को जारी किए। बाकी पुलिस है उनके साथ जो बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिसमें रेंजर्स भी है, दूसरे भी है, तो उनको ये जो है इस रकम से जो है ना वहाँ पे इनको जदीद हथियार भी, असला भी फराहम करेंगे, गाड़ियाँ भी फराहम करेंगे ताकि इन डाकू के ख़िलाफ़ जो है ना ऑपरेशन को कामयाब किया जाए।
दूसरी बात ये है कि इन डाकू के बारे में एक और जो पुलिस वालों ने कुछ पिछले दिनों कुछ इंकशाफात हुए थे कि ये डाकू अपने पास या तो ऐसे इनके बात करने का तरीका होता है, बहुत से डाकू ने ख़वातीन का आवाज़ निकाल कर और किस तरह लोगों को जो है ना एक अपनी मोहब्बत में ये भी बहुत बड़ा है कि सिंध में इशू चल रहा है कि डाकू ख़वातीन की आवाज़ निकालते हैं, फिर लोगों और लोग पागल हो जाते हैं। इसमें एक पिछले दिनों पुलिस वालों ने एक मौलवी को भी जो है ना वो जो है बचा लिया था अगवा होने से, कि वो मौलवी भी मोहब्बत में एक खातून के, हालांकि वो जो था वो डाकू था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी वो थी कि वो मौलवी साहब भी जो है ना जाके उनके साथ पहुंचने वाला था इसी एरिया में, जैकमबाद पता नहीं कोई घोटकी के एरियाज़ में। तो पुलिस वालों को जब पता चला तो उन लोगों ने बचाया। इस तरह पुलिस वालों ने भी बहुत इकदाम उठाए हैं कि लोगों को अगवा होने से बचाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे पंजाब के एरिया से लोग जो है ना इस तरह फ़ोनों पे ट्रैप हो के जो यहाँ पे आके घोटकी एरियाज़ में और बाकी में जो आगे खुद अपने आप को डाकू के हवाले कर लेते हैं, फिर डाकू उनके तावान मांगते हैं उनकी फैमिली से। तो अभी तक यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अगर आप नज़र में रखें तो कोई खातिर ख्वाह कोई इस तरह के इकदाम नहीं हुए हैं। एक ज़माने में मैं फिर वही बात करूँगा कि 90s के दौर में नवाज शरीफ जब उसने पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उसने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें डाकू के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था, लेकिन फिर उसमें एक दफ़ा उस वक्त के जो फौजी थे उन लोगों ने जिस तरह सिंधु दरिया के जामशोरों के करीब एक बेगुनाह टंडो बहावल के गांव के 7 नौजवानों को पकड़कर शहीद किया, वो बहुत एक बड़ा वाक़या है पुराना। अब तो उन फौजियों को सज़ा भी आ चुकी है, अब सज़ा भी आ गई, अमल भी हो गया। तो इस तरह कभी कभी इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं फिर उसमें बेगुनाह भी जो है ना उसका नज़र भी हो जाते हैं। लेकिन कहने का बात यह है कि इस तरह के ऑपरेशन को भी कामयाब करना चाहिए और उसको भी एक कानून के दायरे में रहते हुए और लेकिन उसके पीछे देखना चाहिए कि इन डाकुओं के पास ये असला ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। असल चीज़ ये है कि जब तक आप उस तह तक नहीं पहुँचेंगे तो उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि आज ये मैंने इसलिए टॉपिक किया था क्योंकि सियासी इशू तो बहुत है। जैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने जो अदालती इस्लाहत के हवाले से जो कानून साजी के पे जो अमल दरामद रोका उसकी समाअत की है। उस पर अटार्नी जनरल ने जो बेंच पे एतराज़ किया है कि फुल बेंच बनाया जाए, जिस पे चीफ जस्टिस बाकी जजेस ने भी तो कहा कि फुल बेंच का मकसद होता है कि 5 रुकनी होनी चाहिए, कानून भी ये कहता है। लेकिन खैर अभी वो 8 रुकनी बेंच समाअत कर रही है और पार्लियामेंट से स्पीकर से तमाम रिकॉर्ड कल के लिए कहा है कि कल 9 मई को जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाए। अब कहते लोग ज़राए का ये कहना है कि स्पीकर ने और पार्लियामेंटेरियन ने ये फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड जो है ना वो सुप्रीम को मुहैया नहीं करे। अब देखना है कि रिकॉर्ड कल जमा होता है नहीं होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद कब कराएगी, क्योंकि ये केस की समाअत पर 3 हफ्ते के लिए भी मुलतवी हो गई है। तो नाज़रीन, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप इसको जो है कमेंट्स में आप मुझे कोई भी अपनी राय से आगाह करें तो मैं मज़ीद उसको बेहतर भी कर सकूं और आपकी राय का भी एहतराम करता हूं। और जब भी कोई जो भी दोस्त मुझे कमेंट्स में कोई इस तरह की अपनी आरा भेजते हैं तो मैं उस पर अमल भी करता हूं और इसको मैं मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मैं अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।